हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लेके आई हूँ सारा सीडीपी का। सिर्फ मैंने अभी सीडीपी सेक्शन उठाया है आपके लिए। तो ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, मींस प्रीवियस ईयर का। उसमें जो भी सीडीपी के क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ। 10 से ज़्यादा क्वेश्चन है, मीन्स 10+ क्वेश्चंस हैं इसमें। तो इसको आप देख सकते हो। एक बार मैं साइड बाय साइड आपको बता देती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर गेटिंग हर्ट मतलब गिरने के बाद, ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी, जब वो खेल रहा था, जो रोहन है, स्टार्टेड क्राइंग, सीइंग हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट क्राई लाइक अ गर्ल, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, कि जो रोहन था जब वो खेल रहा था वो गिर गया और गिरने के बाद वो रोने लग गया और उसके पापा ने उसको बोला कि अरे ये तो लड़कियों का काम है, तो लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। तो जो फादर की ये बात थी वो चीज़ क्या बता रही है? जेंडर स्टीरियोटाइप बता रही है या चैलेंज कर रही है स्टीरियोटाइप को? स्टीरियोटाइप क्या होता है? जो बोला जाता है कि सिर्फ मेल्स का ये काम है, फीमेल्स का ये काम है। तो चैलेंज तो बिल्कुल नहीं कर रही, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। रिड्यूस जेंडर बायसनेस, क्या वो इक्वालिटी लेकर आ रही है? इक्वालिटी तो लेके आती, बट रिड्यूस कर रही है जेंडर बायसनेस को, तो ये भी गलत है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी, नॉट एट ऑल। इक्वालिटी थोड़ी शो हो रही है यहाँ पे, तो उल्टा बोला जा रहा है कि तू लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। तो इसमें क्या शो किया जा रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। जो जिसमें बोला गया है कि इसमें क्या बता रहे हैं, जो फादर ने स्टेटमेंट बोली है उसका मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट कर रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप। इससे पता लग रहा है कि ये काम सिर्फ गर्ल्स का है, रोना धोना, और बॉयज़ नहीं रोते। ये तो बहुत गलत बात है। नाउ कम द सेकेंड क्वेश्चन। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो होती है जहाँ पे हर बच्चा अच्छे से पढ़ता है और प्रोग्रेस करता है। तो इसमें पूछा गया है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो द फिक्स्ड करिकुलम। ये तो बिल्कुल गलत बात है। प्रोग्रेस कहाँ से करेगा जब एक ही करिकुलम पे चलते रहोगे आप? द एम्फसाइसिस शुड बी ऑन कॉम्पिटिशन अमंग स्टूडेंट्स। नहीं, कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड, ये सही बात है। स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक स्कोर्स, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे थोड़ी लेबल करते हैं कि अगर इसके कम नंबर आए हैं तो इसको बहुत ही गंदा ग्रेड दिया जाए, ऐसे नहीं। नंबर के बेसिस पे किसी को लेबल नहीं करना कि ये अच्छा बच्चा है या गंदा बच्चा है। तो थर्ड ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट कि अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। हर एक बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ताकि उसको नॉलेज मिल सके अच्छे से। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग हार्ड टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, अ टीचर डिसाइड टू प्रोवाइड द क्लूज एंड हिंट्स। जहाँ पर क्लूज एंड हिंट्स आ गया, इसका मतलब वागोट्स्की जो थ्योरी थी, वागोट्स्की की थ्योरी में क्या बोला गया था कि आप किसी को टेम्पररी हेल्प दे रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, राइट। और जो टीचर है उनको कुछ क्लूज दे रही है, मतलब टेम्पररी हेल्प दे रही है। और टेम्पररी हेल्प को तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं, इसको हम स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होगा? तो टीचर बच्चों को डीमोटिवेट कर रही है लर्न करने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। स्कैफोल्ड वाला बिल्कुल सही है। विड्रॉल टेंडेंसी, नो। मीनिंगलेस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, क्या क्लूज एंड हिंट्स देना मीनिंगलेस है? ये तो बहुत गलत बात है। मीनिंगलेस थोड़ी होता है, कोई तो मीनिंग होगा तभी तो टीचर क्लूज एंड हिंट्स देता है। और जब क्लूज एंड हिंट्स दिए उसको हम क्या बोलते हैं? एक्ट एज अ स्कैफोल्ड, मतलब टेम्पररी हेल्प की तरह काम करता है बच्चों के लिए। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस ऑन। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुत तरह का IQ देखने को मिलता है। कोई बहुत क्रिएटिव होता है, कोई बहुत गिफ्टेड होता है, मतलब कोई अबव 140 होता है, मतलब IQ उसके लेवल होते हैं जो। तो उसमें क्या बोला कि जो इंटेलिजेंस मतलब IQ है बच्चे की, सिर्फ आप टेस्ट लेकर मेजर करते हो? नहीं, और भी बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप टेस्ट कर सकते हो बच्चे का IQ। इंटेलिजेंस इज़ वन डोमेन एंड इंटेलिजेंस इन ऑल अदर डोमेन, ये तो बहुत गलत बात है। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, ये ठीक है। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, ये तो बहुत गलत बात है। इंटेलिजेंस चेक करोगे, हर एक बच्चे की अपनी इंटेलिजेंस होगी। इंडिविजुअल डिफरेंस की हम बात करते हैं, हर एक बच्चे का IQ अपना अपना होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कोबक, जो कोबक की थ्योरी थी, परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव इट, मतलब आपने वो काम किया जस्ट बिकॉज बाकी जो लोग हैं आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो
ये जो थ्योरी थी कोबग ने दी थी, कोबग की थ्योरी में हमने पढ़ा था प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल सभी पढ़े थे हमने, कन्वेंशनल भी पढ़ा था जिसमें हमने पनिशमेंट वगैरह की बात की थी, मॉरल डेवलपमेंट की बात की थी। तो इसमें जहाँ पर आप कोई काम कर रहे हो सिर्फ दूसरों के अप्रूवमेंट के लिए ताकि वो आपको अच्छा बोले, अच्छा करे, तो इसका सीधा सा आंसर है कन्वेंशनल। ना होगा प्री ना होगा पोस्ट, फॉर्मल तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो इसमें क्या आएगा कन्वेंशनल। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन। तो यस फर्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में बच्चे अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक वागोत्स्की की थ्योरी या कोबग की थ्योरी या पियाजे की, तो प्लीज़ मैंने प्लेलिस्ट में दे रखा है, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है हर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट की। प्लीज़ इनकी थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे आपको ये क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन, वागोत्स्की सोशल कल्चरल पर्सपेक्टिव। वागोत्स्की ने हमको पता है वागोत्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी, सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव पे एक थ्योरी दी थी कि जो बच्चा है सोसाइटी में रह के कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें सीखता है। तो इट लेज एम्फसाइज लर्निंग एम्फसाइजेज इम्पोर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, कि ये चीज़ क्या बोल रही है, उसकी जो थ्योरी थी वागोत्स्की की। एट्रीब्यूशन नो, मोटिवेशन नो, इक्विलिब्रियम नो, ये बोल रही है कल्चरल टूल्स कि बच्चा किससे सीखता है, अपनी सोसाइटी एंड अपने कल्चर से सीखता है। ये वागोत्स्की की थ्योरी थी। ये आप फिर से आप जाके थ्योरी देख सकते हो, अगर आपको आंसर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ आप थ्योरी पढ़ोगे, वन लाइन मैंने बिल्कुल सही से अच्छे से समझाया है, आपको आंसर भी क्लियर हो जाएगा कि आंसर आया कहाँ से। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, इन हिज थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, पियाजे ने दी थी। कोग्निटिव क्या होता है, आपकी रिमेंबरिंग, आपका अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीज़ें होती हैं। एक्सप्लेन द कोग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ। अब वो जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब आपकी रिमेंबरिंग, थिंकिंग, रीजनिंग है, वो किस टर्म्स में आप बता सकते हो। साइकोलॉजिकल टूल नो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स नो, ZPD तो नहीं होगा बिकॉज ZPD इसकी नहीं थी, वागोत्स्की की थी वो। अब इसका आंसर है स्केमा। यही तो कहता है ना वो जेन पियाजे कि स्केमा होता है कि आपकी जो प्रीवियस नॉलेज आप उसमें न्यू नॉलेज ऐड करते हो। असिमिलेशन आपने पढ़ा, अकोमोडेशन आपने पढ़ा, बट उससे पहले क्या आती है स्केमा, कोग्निटिव डेवलपमेंट, आपकी थिंकिंग, रीजनिंग पावर जो आपके पास पहले से है उसको हम बोलते हैं स्केमा। इसको स्कीम्स भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ। नाउ कम्स द एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट को लेकर कौन सी बात इसमें से बिल्कुल सही है। पहला, डेवलपमेंट हैज सेम रेट और ग्रोथ अक्रॉस एवरीवन। क्या सबकी डेवलपमेंट सेम होती है, ये तो बिल्कुल गलत बात है, हर एक बच्चे की डेवलपमेंट अपनी अपनी होती है, राइट। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। क्या सिर्फ स्कूल से पढ़ते हो आप तभी आपकी डेवलपमेंट होती है, ये तो गलत बात है। आप सोसाइटी से भी सीखते हो, आप फैमिली से भी सीखते हो, जहाँ पे आप रहते हो, वो तो आपका बिल्कुल प्राइमरी है, राइट। तो डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। सिर्फ चाइल्डहुड में डेवलपमेंट होती है, नहीं। डेवलपमेंट तो हमने पढ़ा था जब से बच्चा मदर की वोम में होता है टिल डेथ उसकी डेवलपमेंट होती ही रहती है। डेवलपमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। फिर फोर्थ ऑप्शन बचा, वही करेक्ट होगा, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। नाउ कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन। तो नाइन्थ क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंट। ये पियाजे की थ्योरी थी, सीधी सी बात है। पियाजे ने 4 चीज़ें बताई थी हमें, और इसमें से उन्होंने बोला है कि बच्चे का जो सीक्वेंस होता है बर्थ से लेकर एडोलेसेंट तक कौन सा सही है। तो इसमें से पहली चीज़ आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हो, सेंसरी सिर्फ एक ऑप्शन में है, क्यों, और बाकी सारे तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे की जो सेंसरी होती है ना, मतलब सेंस मोटर स्किल्स जो होती हैं वो बच्चे की सबसे पहले स्टार्ट होती हैं। आपने पढ़ा होगा कि 0 to 2 जब इन्फेंसी पीरियड होता है बच्चे की सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में, और सबसे पहले जो चीज़ डेवलप होती है बच्चे की वो सेंस ऑर्गन्स होती है, सेंसरी, कंक्रीट एंड देन एब्स्ट्रैक्ट। सेंसरी पहले सेंस वाली चीज़ें, फिर आ जाती है कंक्रीट, वो चीज़ों को मतलब जो सामने होती हैं उनको पहचानना स्टार्ट कर देता है। एब्स्ट्रैक्ट फिर धीरे धीरे एडोलेसेंट तक आते हुए अगर वो चीज़ नहीं भी है उसके पास तो भी उसको याद रहेगा कि ये चीज़ थी, मैंने कभी देखी थी, वो होती है एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें सही सीक्वेंस कौन सा है, सेंसरी, कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट। Now comes the 10th question. Individual difference in a progressive classroom should be treated as, कि एक क्लासरूम है,
एक क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस है, मींस इंडिविजुअल डिफरेंस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। ये तो हमने यहाँ सबको पता है कि जो एक क्लासरूम होती है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंस तो होते ही है, हर एक बच्चा सेम थोड़ी होता है, तो उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, शुड बी ट्रीटेड एज हिंड्रेंस टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्या मतलब उसको एक तरह से रुकावट समझा जाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अ फेलियर एज अ पार्ट ऑफ टीचर, कि अगर आप एक टीचर हो तो आप मतलब फेल हो चुके हो, ये भी इतनी खास बात नहीं है, मतलब गलत बात है ये। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्राइटेरिया फॉर मेकिंग इंडिविजुअल एबिलिटी बेस्ड, मतलब कि जो अच्छे अच्छे बच्चे उनका एक ग्रुप बना देना और गंदे गंदे बच्चों का एक ग्रुप, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इंपॉर्टेंस फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये बात बिल्कुल सही है। पहले तीन ऑप्शंस नहीं हो सकते क्योंकि एक तो टीचर की गलती निकाली गई है इसमें, एक इसको रुकावट समझा जा रहा है इंडिविजुअल डिफरेंस को, कि ये तो रुकावट हो गई एक दूसरे बच्चों के लिए। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुप्स तो होने ही नहीं चाहिए कि जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं उनका एक ग्रुप बना दो, दूसरे बच्चों को दूसरा, ये तो बहुत गलत बात हुई, ऐसे तो पार्शियलिटी होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Now comes up with the 11th question. In an inclusive classroom, emphasis should be on. एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम कौन सी होती है, जिसमें हर तरह का बच्चा हो, चाहे वो एबल्ड हो चाहे वो डिसेबल्ड हो, उनका सबसे ज़्यादा मतलब किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, नो। अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ये तो गलत बात है, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होता फिर भी ठीक था, ये अन लगा के ना इसने ऑप्शन ही गलत कर दिया बिल्कुल। अन होता है कि मतलब हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, जबकि बट कई बार ऐसा होता है इंक्लूसिव क्लासरूम में कोई बच्चा डिसेबल्ड है, उसको थोड़ी अलग फैसिलिटी चाहिए, तो अनडिफ्रेंशिएटेड नहीं होने चाहिए, राइट। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन द सोशल आइडेंटिटी, कि सिर्फ उनकी सोशल आइडेंटिटी को लेकर ही उनको अलग करना चाहिए, सेग्रीगेट मतलब ग्रुप्स में बना देना चाहिए, ये भी गलत बात है आइडेंटिटी से लेकर। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज अमंग मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द एवरी चाइल्ड, कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम में ज़्यादा फोकस किस पे देना चाहिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है ताकि उनका मैक्सिमम पोटेंशियल सामने आए हर एक बच्चे का, कि इस बच्चे में कितना पोटेंशियल है। Now comes up the 12th question. According to the Person with Disability Act, which of the following term is appropriate to use? कि इन्होंने बोला है कि Person with Disability Act है जो, ये कौन सी मतलब एक टर्म है जो अच्छे से इसको डिफाइन करती है। रिटार्डेड स्टूडेंट्स, नो, रिटार्डेड में तो एक ही चीज़ आ गई। हैंडीकैप स्टूडेंट्स, नहीं, ये भी एक ग्रुप ही आ गया कि हैंडीकैप बच्चों की बात हुई है। क्रिपल्ड बॉडी, नहीं, ऐसे तो हम दूसरे को बोलेंगे कि अरे इसकी तो क्रिपल्ड बॉडी है, इसको कितना बुरा लगेगा उस बच्चे को। बट अगर हम स्टूडेंट विथ फिजिकल डिसेबिलिटी बोलेंगे तो उससे कोई भी तरह की डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ की जाती है, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। नाउ कम्स द 13th क्वेश्चन। डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, कि कौन सा प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर है क्रिएटिविटी का, कैसे पता लगता है आपको कि वो बच्चा क्रिएटिव है। उसकी लो कॉम्प्रीहेंशन होती है, कॉम्प्रीहेंड करने में उसको बहुत मतलब मुसीबत आती है, ये बहुत गलत बात है। हाइपर एक्टिविटी, नहीं कि कुछ ज़्यादा ही एक्टिव होगा, ये भी गलत बात है। इनअटेंटिवनेस, नहीं, बच्चा अगर क्रिएटिव है तो इनअटेंटिव थोड़ी होगा, तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होगा। तो इसका आंसर आएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि क्रिएटिव थिंकिंग सिर्फ उस इंसान में आती है जो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, और जो आउट ऑफ बॉक्स सोचता है उसकी हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। नाउ कम्स द 14th क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू एड्रेस द लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अ टीचर शुड, कि जो लोग डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गाँव से आते हैं, जो वो टीचर है उसको क्या करना चाहिए, असेसमेंट यूज़ करनी चाहिए सबके लिए, कि उनको मार्क्स देकर उनको ग्रुप्स बनाने चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड, ये भी थोड़ा ठीक है कि उनके बैकग्राउंड से लेकर कुछ एग्जाम्पल्स देनी चाहिए ताकि उनको वो कंसेप्ट थोड़ा ईजिली लर्न हो जाए। अवॉइड टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, ये भी गलत है। यूज स्टेटमेंट्स दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, कि ऐसी स्टेटमेंट यूज़ करनी चाहिए जो नेगेटिव स्टीरियोटाइप बताए, कि मतलब स्टीरियोटाइपिक चीज़ें बच्चों को बताए, ये भी बिल्कुल गलत बात है। नेगेटिव वे में नहीं सिखाना उनको कुछ, तो कुछ एग्जाम्पल्स उनके बैकग्राउंड से लेनी चाहिए ताकि उन बच्चे को उस चीज़ के बारे में अच्छे से समझ आ सके। नाउ कम्स द 15th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। मेमोराइजेशन तो बिल्कुल ही नहीं होती,
रट्टा तो मारना ही नहीं है हमने अगर अच्छी टीचिंग करनी है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशन विद द कंसेप्ट, कि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो उसके साथ आप रिलेशन बनाओगे, अपनी पुरानी नॉलेज यूज़ करके न्यू नॉलेज में डालोगे, तो इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज ज़्यादा वाइड होगी। तो एक्सप्लोरेशन तो बिल्कुल सही बात है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, जब आप एनालिसिस ही नहीं कर पा रहे तो ऑब्जर्व क्या करोगे उस चीज़ को। इमिटेशन रेपिटेशन, रेपिटेशन करने से तो रट्टा ही मिलेगा। तो सेकेंड ऑप्शन इज़ वेरी करेक्ट, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स। आपको कॉन्सेप्ट्स का रिलेशंस पता होने चाहिए एक दूसरे से। नेक्स्ट काम, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज, सबसे अच्छा वे, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है लर्न करने का। हाई अराउजल हाई फियर, फियर तो होना ही नहीं चाहिए, डर तो कहीं भी नहीं होना चाहिए। हाई फियर है इसमें भी गलत होगा। नो फियर वाला थोड़ा सही होगा। नो अराउजल, बच्चे को अराउजल मतलब क्या होता है, क्यूरियोसिटी। जब क्यूरियोसिटी नहीं होगी और डर भी नहीं होगा तो पढ़ाई क्या खाक होगी। तो मॉडरेट अराउजल होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए बट फियर नहीं होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट। Now comes the 17th question, which of the following belief is good for learning, कि लर्न करने के लिए कौन सी बिलीफ सिस्टम अच्छा है। एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, की जो एबिलिटी है उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। एबिलिटी फिक्स होती है, ये भी गलत बात है। एफर्ट्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, ये भी गलत बात है। फेलियर इज़ अनकंट्रोलेबल, नो, फेलियर को आप कंट्रोल कर सकते हो आप अच्छे से स्टडी करके। एबिलिटी इज़ इम्प्रूवेबल, एबिलिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हो। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ कम्स 18th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ CGP, इंडिविजुअल डिफरेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ ना हेरिडिटी होगा ना इन्वायरमेंट होगा, ना ही हेरिडिटी ना इन्वायरमेंट। दोनों हेरिडिटी और इन्वायरमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट में, इंडिविजुअल डिफरेंस की डेवलपमेंट में। ये क्वेश्चन तो मोस्ट ऑफ द टाइम आता ही आता है। 5 नंबर के क्वेश्चन तो आपको इंक्लूसिव में से और ये हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट में से मिलेंगे ही मिलेंगे सारे CDP में। तो ये जो क्वेश्चन पेपर था ये 2021 का था, जो मैंने आपको रिपीट करवाया ताकि आपको आंसर्स सामने आ जाए आपके, और आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं। और आगे की वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।